आरती यादव है, बलिया ज़िले की रहने वाली हैं। वो 2017 में हाई स्कूल भी कर लेती हैं, इंटर भी कर लेती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि फ़िलहाल ये सुविधा सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में। क्या उम्मीद रखा जाए माननीय योगी जी से कि इनके भ्रष्टाचारी चले गए हैं, धराशायी हो गए हैं, या माफिया आज भी जीवित हैं, या इनके सरकार के संरक्षण में ऐसा फल फूल रहा है। अगर सरकार के संरक्षण में नहीं होता तो शिक्षा विभाग इस मामले को अब तक पकड़ क्यों नहीं पाया। यूपी में खेल चल रहा है कि सुबह की पाली में और शाम की पाली में एक ही लड़की का एग्ज़ाम होता है, रेगुलर परीक्षा भी देती है, रेगुलर स्टूडेंट भी रहती है, यानी एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। अब बाबा जी के माफिया सब धराशायी है, तो मुझे तो लगता है कि ये लोग सरकार में सम्मिलित हैं। जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं, अन्यथा अगर सरकार के संरक्षण में न होते तो इस तरह के माफिया जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा को धराशायी नहीं करते और न तो इस तरह के कृत्य उजागर होते। लड़की जेल तो जाएगी, लेकिन लड़की के साथ साथ सबसे बड़ा तो विद्यालय दोषी है, जिसने इस तरह का कृत्य किया है, जानबूझकर किया है। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ देश के जाने माने मशहूर एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा जी हैं। हम जब भी इनके पास आते हैं तो इसका सीधा सा साफ सा मतलब ये होता है कि इनके पास कुछ न कुछ ऐसा खुलासा, भ्रष्टाचारियों का ऐसा इनके पास कोई सीक्रेट, कोई सबूत मौजूद होता है जो पूरे देश में खलबली मचा देता है। ऐसे ही एक खुलासे के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए पतरूराम विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और जब बातचीत करेंगे तो ये मेरा दावा है कि उस खुलासे को, उस तथ्य को सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, जिसे अब मिटा पाना लगभग असंभव सा हो गया है। लेकिन फिर भी ये अपनी कलम चलाते रहते हैं और भ्रष्टाचारियों का काल बन करके मंडराते रहते हैं उनके मनोमस्तिष्क पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या है? आज बड़ा अफसोस तो होता है कि देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी और जितने माफिया हैं सब धराशायी हो गए या तो देश छोड़ के भाग गए, प्रदेश छोड़ के भाग गए। लेकिन मेरे देखने में तो बराबर भ्रष्टाचारी मिलते जा रहे हैं। कहाँ से खोज लाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब मैं मुहिम छेड़ चुका हूँ, उस मुहिम में कहीं न कहीं से एक एक कड़ी मुझे मिलती जाती है। अब कड़ी जब मिल जाती है तो मैं उस पर अगला कदम अपना बढ़ा करके अपनी कलम से धार देना शुरू कर देता हूँ। अब रहा सवाल, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे का मामला ये है कि आरती यादव, पुत्री हरिंद्र यादव, माता बिमला यादव, ग्राम सतहवा, जनपद बलिया की रहने वाली हैं। इन्होंने 2017 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज सतहवा से हाई स्कूल की परीक्षा पास किया है और 2017 में ही महादेव इंटर कॉलेज अचैठा बलिया से इंटरमीडिएट की इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक ही सन में दो परीक्षाएं अलग अलग, जिसमें 2 साल का गैप होता, कोई कैसे कर सकता है? कोई गैप नहीं, मेरे पास साक्ष्य है, सारे साक्ष्य मैं आपको दे देता हूँ। मामला ये उठा कि मेरे संज्ञान में कहीं से घूमते फिरते आया कि ऐसा मामला हमारे मंडल के जनपद बलिया में हुआ है। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूं कि एक साथ हाई स्कूल इंटर की कोई भी छात्र या छात्रा परीक्षा देकर उत्तीर्ण कर ले, वो भी रेगुलर छात्र, यह भी नहीं कि प्राइवेट, रेगुलर छात्र, दोनों रेगुलर हैं। उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ तो अगले ने कहा कि भाई जरा सा आप खंगाल के देख लीजिए, आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। मैंने दोनों जगह आरटीआई लगा दिया। दोनों जगह से मुझे सूचनाएं प्राप्त हो गई और स्पष्ट हो गया कि इन्होंने 2017 में हाई स्कूल और इंटर दोनों परीक्षाएं पास किया। दोनों की मार्कशीटें में, एक की मार्कशीट और एक की गजट मेरे पास उपलब्ध हैं। तो मामला ये उठता है कि जब एक साथ हाई स्कूल और इंटर, सुबह में हाई स्कूल की, शाम को इंटर की परीक्षा, और बाबा जी के माफिया सब धराशायी है, तो मुझे तो लगता है कि ये लोग सरकार में सम्मिलित हैं। जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं, अन्यथा अगर सरकार के संरक्षण में न होते तो इस तरह के माफिया जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा को धराशायी नहीं करते और न तो इस तरह के कृत्य उजागर होते। तो ये यूपी में खेल चल रहा है कि सुबह की पाली में और शाम की पाली में एक ही लड़की का एग्ज़ाम होता है, रेगुलर परीक्षा भी देती है, रेगुलर स्टूडेंट भी रहती है, यानी एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, कूट रचना है, धोखाधड़ी है, विश्वासघात है। और कंप्यूटर के ज़माने में जहां ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, हम कैसे माने कि ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं सही हैं?
यानी ऑनलाइन भी सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। अगर ऑनलाइन सही होता तो एक ही लड़की, एक ही माता पिता, एक ही पता, उसके बाद भी कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग। ये लड़की तो पतरू जी जेल चली जाएगी। लड़की जेल तो जाएगी, लेकिन लड़की के साथ साथ सबसे बड़ा तो विद्यालय दोषी है, जिसने इस तरह का कृत्य किया है, जानबूझकर किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सहदेव इंटर कॉलेज, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज है, वह जानबूझ के गलती किया है। और इस बात का मेरे पास सीधा साधा जागता जीता प्रमाण है। ये कैसे आप कह सकते हैं? आप हाई स्कूल मान लीजिए, मैं इंटर कॉलेज, कोई आके आपके यहाँ भी एडमिशन ले ले, मेरे यहाँ भी एडमिशन ले ले, हम दोनों को कैसे पता चलेगा? चलेगा। कुछ चीजें सीक्रेट रखना चाहता हूं, सरकार इसकी जांच कराए। मैंने इसके संबंध में जिलाधिकारी बलिया को भी 16 जुलाई को एक शिकायती पत्र प्रेषित किया हूं बाई डाक, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने परसों इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल में शिकायत दर्ज कराया है और मैं शपथ पत्र के साथ दाखिल कराया है। चूंकि जहां से ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज है, ये कहीं न कहीं से बच्ची के परिवार का है। तो बच्ची के परिवार का तो जानबूझ के गलतियां की, ये अनजाने में गलती नहीं की गई है। ठीक बात। तो ऐसे में क्या उम्मीद रखा जाए माननीय योगी जी से कि इनके भ्रष्टाचारी चले गए हैं, धराशायी हो गए हैं, या माफिया आज भी जीवित है, या इनके सरकार के संरक्षण में ऐसा फल फूल रहा है? अगर सरकार के संरक्षण में नहीं होता तो शिक्षा विभाग इस मामले को अब तक पकड़ क्यों नहीं पाया है? उसको पकड़ना चाहिए था। तो यानी बाबा की जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था जो शिक्षा अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने डीएम को बताया कि आपने जुलाई में कोई पत्र लिखा, कार्रवाई की मांग की, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कोई कार्यवाही नहीं। मैं अपने हर पत्र में जरूर लिखता हूं कि कृत्य कार्यवाही से हमें भी अवगत कराया जाए, ताकि हमको जानकारी मिलती रहे कि इस पर क्या कार्रवाई है। लेकिन 1 महीने बीत गए हैं, अब तक न तो मुझे कोई, मेरे नंबर भी हैं, न कोई लेटर है, न कोई मामला संज्ञान में आया। चूंकि मैं भी पता करता रहता हूं, केवल शिकायती पत्र देके शांत नहीं रहता हूं। मैं जिस मामले में लगता हूं उसमें अपनी पूरी जो एक प्रक्रिया है सीरियल तरीके से चलता रहता हूं। लेकिन अभी तक डीएम कार्यालय से कोई ऐसा भी नहीं मिला है कि हाँ कहीं जांच हो रही है, जांच हुई है या कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराया कि इसकी जांच कराई जाए, दोनों विद्यालयों की जांच कराई जाए और उस छात्रा की भी जांच कराई जाए। ऐसे में जितने लोग दोषी मिलते हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हो, ताकि आगे देखने वाले सोचें, मजबूर हों कि अगर हम इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे खिलाफ भी कार्यवाही होगी, और नहीं तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि ऐसा कार्यवाही होगी। लेकिन विवश हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखने के लिए, लेटर भेजने के लिए विवश हूँ। आपने भेजा? कह तो रहा हूं कि अगर वो कुर्सी खाली कर दी जाए तो नहीं भेजी जाएगी, लेकिन समस्या है कि मैं तो भेज रहा हूं। अगर इस बात को देखा जाए तो हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जितने लोग बीजेपी में हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक न हुई है, न होने की उम्मीद है। इसलिए कि पीछे देखा जाए तो तमाम अपराध हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं, बीजेपी अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे उम्मीद तो नहीं है, फिर भी विवश हूँ। जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लिखूँ तो लिखूँ किसको? प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए मजबूर होकर उनके लिखा हूँ। और वो जांच कराएं और शिकायती पोर्टल पर जो है कि दर्ज कराएं, जो जांच होके आती जांच आख्या, फिर आगे देखा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। नहीं ऐसे मामला सलटेगा तो कोर्ट तक भी जाने की तैयारी कर चुका हूँ। बलिया जो है वो आजमगढ़ का जो मंडल है उसी का एक ज़िला है, तो ज़िले में मंडल के अधिकारी भी बैठते हैं, कमिश्नर। अगर डीएम सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या कमिश्नर या क्योंकि एक अपराध है तो उसमें आपने डीआईजी वगैरह को कुछ पत्र वगैरह लिखा या कोई प्रार्थना पत्र, ज्ञापन वगैरह सौंपा है इस पर कार्रवाई को लेकर? देखिए, डीआईजी को तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये पुलिस विभाग से अभी हट के आपराधिक कृत्य है। आपराधिक कृत्य है, लेकिन आपराधिक कृत्य में पुलिस सीधे कह देगी कि शिक्षा विभाग आए तो हम दर्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ जो तमाम माफिया नकल कराते हुए अभी हाल ही में पकड़े गए हैं जिले में, लगभग 18-19 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, तो आखिर पुलिस कैसे कार्रवाई करे? मैं बता रहा हूँ, शिक्षा माफिया इतने हावी हैं अपने जनपद से लेकर पूरे प्रदेश तक कि ये जो ऑफलाइन एप्लीकेशन दिया जाता है वो ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि जो मैंने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया है, अगर वो ऑनलाइन हो गई होती तो मेरे यहाँ मैसेज आ जाता, क्योंकि मोबाइल नंबर दिया गया है, वो ऑफलाइन ही रह गया।
तो इसलिए मैं विवश होकर के पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब पोर्टल पे शिकायत दर्ज होगी तो वो ऑनलाइन होना ही होना है। ऑनलाइन हो जाएगी तो उनको चाहे झूठा या सही कुछ न कुछ रिपोर्ट तो लगाना है। और ऑफलाइन की शिकायतें अगर कमिश्नर साहब को भी दी जाएंगी तो ऑफलाइन में बत्ती जैसे आप हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह अंधेरे में वो पड़ा रह जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना है। तो कहीं आपको और इसके विषय में आगे और जानकारी मिल पाई है कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया? आखिर कौन सा वो लाभ लेना चाहती थी जो 2017 में ही उसने हाई स्कूल और इंटर दोनों कर लिया? देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है तो चूंकि बच्ची के परिवार से तो मैं मिला नहीं हूँ, न कोई पूछताछ किया हूँ। अब पूछताछ करने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है। हमें भ्रष्टाचार, आखिर मैं जैसे आप सामान्य रूप से मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इंसान इस तरह का अपराध जो है वो किन परिस्थितियों में करता है, आखिर उससे फायदा क्या होना है उसको? देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं जो मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। या तो उसका पिछले हाई स्कूल में अंक कम रहा हो, प्राप्तांक कम रहा हो, परसेंटेज कम रहा हो, इस वजह से की हो। या तो पिछले हाई स्कूल में उसकी उम्र अधिक रही हो तो उम्र घटाने के पर्पज से किया गया है। दो ही रीजन हो सकता है। और आजकल लोग अधिक मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं कि हमारा अगर अच्छा परसेंटेज होगा तो हमें हर जगह उसका बेनिफिट मिलेगा, तो रीजन यही रहा होगा। तो क्या आखिर में मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या जैसे अगर मान लीजिए जांच शुरू हो गई तो क्या उस लड़की को जेल भी जाना पड़ सकता है इस कृत्य की वजह से, या और लोगों को भी जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, ये विधिक प्रक्रिया है। विधिक प्रक्रिया में शिक्षा विभाग स्वयं जांच करे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिक्षा विभाग में ही जाएगा, शिक्षा विभाग जांच करे। कितना भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी? ये तो मुझे 1% भी नहीं उम्मीद है। इसलिए नहीं उम्मीद है कि मैं फिर बता देना चाहता हूं कि होम्योपैथिक विभाग में जो आप ही के चैनल पर खबर चली थी, आज तक मैं लोकायुक्त से केस जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध के बैठे हुए। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? जबकि वहां से लोकायुक्त के यहां से राज्यपाल महोदय को विशेष पत्र भेजा गया है, लेकिन उस पत्र का भी आज तक जवाब कोई नहीं आया, ना पता चला कि कार्यवाही क्या हो रही है। तो ऐसी सरकार से कैसे उम्मीद रखी जा सकती है कि कार्यवाही होगी या नहीं होगी? फिर भी मैं कह रहा हूं कि विवश हूं, मजबूर हूं कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कहां जाएं और किससे कहें। मजबूरी में लिखा जा रहा है। यानी आप भ्रष्टाचार खोज के लाते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती, कार्रवाई शून्य होती है। एकदम शून्य है। सरकार में जो लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से आप उम्मीद रखते हैं क्या? इस मामले में क्या उम्मीद है आपको? मैं इस मामले में भी चल दिया हूं, रास्ते पर चल दिया हूं, रास्ते से पीछे हटता नहीं। मेरा इतिहास रहा है कि मैं जिस मामले में आगे बढ़ा हूं कभी पीछे नहीं हटा हूं। इसमें भी अगर इस तरह सुनवाई नहीं होगी तो मुझे यदि कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन पहले इंतजार करूंगा कि जो शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें क्या आता है आख्या के बाद अगला कदम सोचा जाएगा। चलिए भैया, देखा आपने, हमने बात किया मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा जी से, जिन्होंने आज एक ऐसा खुलासा किया है कि 2017 में एक लड़की जिसका नाम आरती यादव है, बलिया जिले की रहने वाली है, वो 2017 में हाई स्कूल भी कर लेती हैं, इंटर भी कर लेती हैं। और मज़े की बात तो ये है कि फ़िलहाल ये सुविधा सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में है ना? बिल्कुल। ये सुविधा हमारे उत्तर प्रदेश में है, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात होती है, भ्रष्टाचार को समाप्त और ख़त्म करने की बात होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो नीट के पेपर के मतलब वो लीक हो जाना हो, है ना, और एक विधायक का नाम चर्चा में आना हो, उस पर भी कोई कार्रवाई शून्य हो, और उसका नाम पहले भी तमाम FIR वगैरह में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में रहा है, पुलिस ने दर्ज किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अभी हाल ही वाला जो मामला था वो भी शून्य हो गया, अब उसमें भी शांत हो गया मामला, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये एक और भ्रष्टाचार खोज करके लाए हैं, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी? ये तो कमाल हो रहा है कि एक ही साल में आप इंटर भी पास कर लीजिए, हाई स्कूल भी पास कर लीजिए। तो वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है, उसमें तमाम चीज़ें सरकार दावा करती है, लेकिन ये कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो पहले से चल रही है और जिसमें इस तरह का प्रावधान है कि एक ही साल में आप इंटर और हाई स्कूल? ये भ्रष्टाचार न्यू एजुकेशन है। अच्छा, भ्रष्टाचार न्यू एजुकेशन है, चलिए नाम भी मिल गया। तो देखिए, ये हाल है भैया उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का। और लोग कहते हैं ना कि भगवान भरोसे ही, जो कहते हैं थक हार कर आजिज आकर के, कि ये चीज़ जो है भगवान भरोसे चल रही है। तो ठीक हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो पिछले कई सालों से भगवान भरोसे ही चल रही है। एक वो दौर था, मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब 1998 में हम लोग परीक्षा दे रहे थे तो हाई स्कूल की, तो उसमें मतलब कोई गर्दन घुमाने की भी इजाज़त किसी को नहीं थी।
बिल्कुल। हाँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय कल्याण सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और आज वो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ें याद की जाती हैं। और उसके बाद उन्होंने हालांकि ऐसा कोई दावा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ काम किया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि दावे बहुत होते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो इन्होंने खुलासा किया है। इस पर आपका क्या कहना है कि एक ही साल में इंटर और हाई स्कूल दोनों करने की जो सुविधा है विशेष रूप से यूपी में उपलब्ध है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।